हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द एक्सक्लूसिव एकेडमी में। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे चैनल पर एजुकेशन और एकेडमिक वीडियोस आती रहती हैं। तो आज मैंने आप लोगों के लिए ज्योग्राफी का नहीं बल्कि पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है वो यहाँ पर आपके लिए तैयार किया है। तो जैसे कि खाली चैनल पर हमारे ज्योग्राफी या पॉलिटिकल नहीं बाकी हर सब्जेक्ट की वीडियोस आपको यहाँ पर प्रोवाइड होंगी। तो आप अगर चाहें तो इस चैनल से आप काफ़ी तरीके की नॉलेज और एजुकेशन तरीके के जो भी टिप्स होते हैं एग्जाम में किस तरीके से आपको पेपर देना है, मतलब काफ़ी तरीके की नॉलेज आप यहाँ से गेन कर सकते हैं। तो आज हम यहाँ पर क्लास 12 का चैप्टर नंबर जो हमारा होगा फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस का, जिसका नाम आपने सुना भी होगा शीत युद्ध का दौर, वो मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा। अब जो कुछ बच्चे होंगे वो ये सोचेंगे कि चैप्टर फर्स्ट तो आ ही नहीं रहा, तो फिर हम इसको क्यों पढ़ें। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने चैप्टर फर्स्ट नहीं पढ़ा तो चैप्टर नंबर सेकंड जो है ना आपका, दो द्रव्यता का अंत, वो आपके समझ में नहीं आएगा। क्योंकि चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है वो उसी का अगला जो है वो चैप्टर नंबर सेकंड में, क्योंकि सारा का सारा सिस्टम एक कहानी की तरह है जो डिवाइड कर रखा है आपके चैप्टर्स के अंदर। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना है फर्स्ट चैप्टर के ऊपर। अगर आपने फर्स्ट नहीं पढ़ा सीधा आप चलेगा सेकंड के ऊपर, तो मेरा मानना है कि आप बहुत ही ज़्यादा चीज़ें छोड़ दोगे पीछे या उनको आप समझ ही नहीं पाओगे। क्योंकि वो अगर आपने एक समझ लीजिए कि मूवी थी, उसका आपने सेकंड पार्ट सीधा देख लिया, फर्स्ट देखा ही नहीं, तो आपको समझ में आने वाला नहीं है। तो इसलिए आप पहले चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ें, उसके बाद सेकंड पढ़ें। मैं आपको इसके बाद आपको सेकंड चैप्टर की वीडियोस भी दे दूंगा। पहले हम समझते हैं यहाँ पर चैप्टर नंबर फर्स्ट जो हमारा शीत का दौर है वो, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ जो हमारा आज का होने वाला है। तो जैसे कि हमारे सामने पहला क्वेश्चन ये आता है सबके दिमाग में कि भाई ये शीत युद्ध क्या होता है। देखिए, शीत युद्ध आप लोगों ने सुना भी होगा पहले, या नहीं भी सुना तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सही जगह है, आपको समझ में आ जाएगा सारा कि शीत क्या होता है या इससे रिलेटेड जो भी बातें आज हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहले चीज हमारे आती है शीत युद्ध का मतलब क्या है। शीत मतलब होता है हमारा ठंडा, है ना। छुट्टी पड़ती है बच्चों की, शीत ऋतु में छुट्टियां पड़ जाती हैं। तो शीत का मतलब ठंडा हो गया और युद्ध का मतलब हो गया लड़ना। तो ठंडा युद्ध, कई लोग सोचेंगे भाई ठंड के अंदर लड़ा जा रहा है, ठंड के मौसम में लड़ा गया युद्ध, शीत युद्ध हो गया। देखिए ऐसा नहीं है। शीत युद्ध का मतलब देखिए, मैंने यहाँ पर आपके चार तरीके से आपके लिए समझाया कि हम चार पॉइंट में समझ सकते हैं जो कि चीजें हमें शीत युद्ध को समझा देंगी। तो पहला हमारा आता है केवल विचारधाराओं से लड़ा गया युद्ध शीत युद्ध होता है। यानी कि अगर आप देखें, आपकी किसी से लड़ाई हो रही है बट आपने वहां पर किसी तरह का कोई अपना हिंसा नहीं करी, आपने उसको मारा नहीं, तो आपसे उससे एक तरीके से बहस कर रहे हैं, आप उससे डिबेट कर रहे हैं, तो वो एक तरीके का शीत युद्ध हो गया। ठीक है, हम उससे कंपटीशन कर रहे हैं, लड़ नहीं रहे हैं उससे, हम लड़ाई तो अलग हो गई, हम उससे सिर्फ और सिर्फ अपनी बातों से अपनी सोच से एक दूसरे से बहस कर रहे हैं, वो शीत युद्ध होगा। ठीक है ना। अभी हम पढ़ेंगे इसके आगे कि भाई शीत युद्ध किसके बीच में था, बट अभी हम समझ रहे हैं शीत युद्ध का एक जो टर्म है इसका मीनिंग क्या है। तो इसका मीनिंग ये बनता है कि केवल विचारधाराओं से, केवल बातों से लड़ाया गया युद्ध शीत युद्ध होता है, जिसमें किसी प्रकार का हथियार का इस्तेमाल नहीं हुआ। ये बात नोट करनी है कि इसमें हथियार का इस्तेमाल नहीं हुआ, केवल विचारधाराओं से लड़ा गया युद्ध हमारा शीत युद्ध कहलाता है, बिल्कुल सिंपल फॉर्म में एकदम। उसके बाद अगर हम देखें तो इसे हम पूंजीवादी विचारधारा और साम्यवादी विचारधारा के बीच की लड़ाई भी मानते हैं। अभी हम पढ़ेंगे पूंजीवाद साम्यवाद को, डिटेल में पढ़ेंगे होते क्या है, बट हमें मैं समझा दूं आप लोगों को कि ये जो पूंजीवादी और साम्यवादी विचारधारा है ये दो अलग अलग देशों की हैं, अलग अलग लोगों की हैं। तो पूंजीवादी अमेरिका, साम्यवादी हमारा सोवियत संघ, उन दोनों के बीच के लड़ाई को शीत युद्ध कहा गया। ठीक है। तीसरा पॉइंट देखें तो दो बड़ी शक्तियां या महाशक्तियों के द्वारा सर्वश्रेष्ठ, ये वर्ड आपको पता होगा पहले भी, सर्वश्रेष्ठ का मतलब क्या होता है। सर्वश्रेष्ठ का मतलब सबसे अच्छा बनने का संघर्ष, कि भाई दोनों में या पूरे वर्ल्ड में नंबर वन कौन है। देखिए अगर आप देखेंगे तो नंबर वन और टू पे तो ये दोनों थे ही, मतलब दो बंदे हैं हमारे सामने, दोनों ही काफी पावरफुल है, बट उन दोनों में लड़ाई इस बात की है कि फर्स्ट पे कौन आएगा। आपको पता है कि आपके नीचे पूरी दुनिया है, आप दो ही लोग हो जो पूरे वर्ल्ड में आगे हो, बट अब उन दोनों में इस बात की लड़ाई है कि नंबर वन पे कौन आएगा। तो नंबर वन पे आने की लड़ाई थी ये शीत युद्ध कहलाई हमने। नंबर फोर अगर हम देखें यहाँ पर, तो पहली और दूसरी दुनिया में तनाव कह सकते हैं शीत युद्ध को हम लोग। जो हमारी पहली दुनिया कौन सी है, पहली दुनिया का एक नंबर में क्वेश्चन पूछता है कई बार कि पहली दुनिया क्या होती है। तो पहली दुनिया हमारी होती है जिसको हम बोलते हैं अमेरिका, और दूसरी दुनिया हमारी होती है सोवियत संघ। तो सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में जो तनाव चल रहा था उसको शीत युद्ध कहा गया। तो मैंने आपको ये चार तरीकों से बताया कि शीत युद्ध क्या होता है। केवल विचारधाराओं से लड़ा गया शीत युद्ध होता है,
पूंजीवादी साम्यवाद के बीच की लड़ाई शीत युद्ध होता है। अपने आप में नंबर 1 बनने का, परफेक्ट बनने का जो संघर्ष चल रहा था दोनों के बीच में, वो भी शीत युद्ध था। तो शीत युद्ध बेसिकली एक टर्म है, एक मीनिंग है, जिसमें हम क्या करते हैं, किसी अपने आप में अगर हम देखें तो किसी से अगर हम लड़ रहे हैं बट विदाउट एनी वीपन, बिना किसी हथियार के लड़ेंगे तो वो हमारा शीत युद्ध होगा। अपने आप को सिद्ध कर रहे हैं अपनी बातों से, वो हमारा शीत युद्ध है। ठीक है, ये हमारा 1945 से 1991 तक चला, जो हमारे वर्ल्ड वॉर थे फर्स्ट और सेकंड, उनके बाद शीत युद्ध की स्थापना हुई, यह शीत युद्ध सामने आया। उससे पहले क्या था, जब हमारा वर्ल्ड वॉर चल रहा था फर्स्ट, उस समय ब्रिटेन फ्रांस काफी बड़ी शक्तियां थी, लेकिन जैसे जैसे शीत युद्ध जैसे जैसे फ्रांस ब्रिटेन की पावर कम होती चली गई, द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया 1945 में, उसके बाद पूरे वर्ल्ड में दो शक्तियां सामने उभर कर आई, सोवियत संघ और अमेरिका। ये पूरा चैप्टर इन्हीं दोनों विचारधाराओं या दोनों देशों के ऊपर ही चलने वाला है। समझ में आ गया आप लोगों को? ये एक इंट्रो टाइप था शीत युद्ध का, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं कि थोड़ा सा डीपली पढ़ेंगे कि भी दो महाशक्तियां थी, इनके अंदर क्या था। चलते हैं फिर। तो आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा महाशक्तियां। महाशक्तियां समझ सकते हैं, दो देशों के लिए इस्तेमाल हुआ है वर्ड महाशक्तियां, एक तो हमारी अमेरिका और दूसरी हमारी सोवियत संघ, जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो अमेरिका और एक हमारी सोवियत संघ, दो तरह की जो ये हमारे महाशक्तियां थी, इन्हीं के बीच में पूरा लड़ाई चलेगी, दोनों के बीच में युद्ध चलेगा, बट बातों से, विचारधाराओं से, उसी को हम शीत युद्ध कहेंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका एक सबसे पावरफुल कंट्री रहा है स्टार्टिंग से, तो मैं नहीं कहूंगा, बट दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद से इसकी पावर ज्यादा कह सकते हैं कि सामने आई निकल करके। दूसरे सोवियत संघ जो है, इसने क्या करा, ये भी एक तरीके से काफी बड़ा हो गया। पहले तो छोटा सा एक देश था, लेकिन इसने बड़े जो अपने आसपास के क्षेत्रों को अपने साथ में मिलाया। उसके बाद इसने क्या करा कि अपना एक संगठन बना लिया, जिसको हम सोवियत संघ कहते हैं। इसके बारे में हम सोवियत संघ के बारे में हम पूरी डिटेल में, हमारे पास 3 से 4 बड़े बड़े टॉपिक हैं, वो हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे। बट आपको यहाँ पर मैं थोड़ा बता देता हूँ सोवियत संघ के बारे में होता क्या है। सोवियत संघ जो होता है, सिर्फ एक छोटा देश था पहले, लेकिन उसने बहुत सारे 15 देशों को अपने अंडर में किया। और जब वो एक बड़ा कहा कि भाई अब मैं 15 देशों को नेतृत्व करूंगा, लीड करूंगा, तो उसको नाम दे दिएगा सोवियत संघ। और इसके अंदर जो उनको लीड करने वाला देश था, उसका नाम था रशिया। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि इन महाशक्तियों ने क्या करा। इन महाशक्तियों ने लड़ने के लिए, इसके लिए लड़ने के लिए अपने अपने कुछ संगठन, अपने अपने कुछ पार्टीज बना रखी थी कि अगर बाय चांस युद्ध हो जाता है तो वो हमारे काम आएंगे। समझ सकते हैं कि ये दो गैंग है हमारी, ये नाटो वारसा, दो आपस में गैंग है, और इनके जो हेड है वो सोवियत संघ इस तरह वाले का है, और अमेरिका नाटो और सीटो सेंटो। इसके 3 ग्रुप हैं, इसका केवल एक ही ग्रुप था। सोवियत संघ का सैन्य संगठन एक ही था, वारसा, बल्कि अमेरिका के 3 सैन्य संगठन थे, नाटो, सीटो, सेंटो। आपको इनकी डेट और नाम याद करना है विद फुल फॉर्म। इनकी जो नाटो, सीटो वगैरह की जो जितने भी फुल फॉर्म्स है, मैं आपको अभी डिस्क्रिप्शन में जब मैं डालूंगा वीडियो, तो वहां पर आपको मैं लिख के दे दूंगा इनकी फुल फॉर्म्स क्या होती हैं। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे करके इन सब की अपनी अपनी एक फुल फॉर्म है। तो जो भी संगठन बनाए जाते थे, इनके पीछे कुछ ना कुछ एक लॉजिक होता था, कोई ऐसे नाम उठा के नहीं रख देते थे। खैर, तो अभी हम पढ़ रहे थे कि अमेरिका और सोवियत संघ ने लड़ने के लिए, युद्ध के लिए, अगर युद्ध की परिस्थिति बनती है कभी फ्यूचर में, तो अपने लिए एक कह सकते हैं कि एक पहले से ही भविष्य के लिए अनुमान लगा रखा था कि अगर लड़ाई हो जाती तो हमारे पास कुछ सेना मौजूद है। उसके नाम रख दिए इन्होंने नाटो वारसा। सबसे ज्यादा फेमस नाटो हुआ है क्योंकि नाटो के अंदर लगभग पश्चिमी यूरोप का सारा भाग नाटो के अंदर शामिल था। इसमें फ्रांस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, हंगरी, मतलब बहुत सारे देश नाटो के साथ मौजूद थे। जबकि सोवियत संघ के पास उसके 15 गणराज्य, एस्टोनिया, लिथुआनिया, यूक्रेन, बेलारूस, रूस, बहुत सारे देश इसके साथ थे और बहुत सारे देश इसके साथ थे। अगर हम समझ सकते हैं, तो अगर हम इसको एक मैप पे अगर हम देखें इसको, तो मैप पे अगर हम देखेंगे तो जो हमारा वर्ल्ड का मैप है, उसमें क्या होता है कि जो हमारा रशिया वो इस साइड पड़ता है और जो हमारा अमेरिका वो इस साइड पड़ता है। बीच में हमारा आता है यूरोप, बहुत बड़ा। ठीक है, यूरोप जो बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा देश है यूरोप, एक महाद्वीप। बाकी इस महाद्वीप के अंदर एक ऐसे करके समझ लाइन मैंने खींच दी, ऐसे करके जो इधर वाला हिस्सा है वो चला गया इनकी साइड में, और जो ये वाला हिस्सा है वो चला गया अमेरिका के साइड में। यानी कि हमने इसको 2 भागों में बांट कर दी, बिल्कुल हमने इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया। और बेसिकली अगर आप देखेंगे तो इतना ज्यादा डिवाइड हो गया था कि
अभी हम जब पढ़ेंगे ना आगे कि बर्लिन जो जर्मनी की राजधानी है उसको भी दो हिस्सों में बांट दिया था। बट अभी हम पढ़ रहे हैं यूरोप जो है इसको दो भागों में बांट दिया है। नाम रख दिया इसका हमने, एक तरफ का पूर्वी वाला और एक ये हो गया हमारा पश्चिमी वाला, ये वाला साइड का वेस्ट वाला, और ये हो गया हमारा ईस्ट वाला। तो जो ईस्ट वाला था वो सोवियत संघ के साथ था और पश्चिम वाला अमेरिका के साइड था, यूरोप। ठीक है, इस तरीके से यूरोप को बांटा और उनके देशों को अपने अंडर में किया या अपने साथ रखा, तो वो नाटो वार्सा बनकर हमारे सामने आया। उसके बाद अगर हम देख सकते हैं तो ये हमारी नाटो वार्सा की कहानी थी। उसके बाद अगर हम देखें तो छोटी सी बात ये आती है कि इटली, ये हमारा जो ये क्वेश्चन है कि धुरी राष्ट्र कौन से थे और मित्र राष्ट्र कौन से थे। ये बात थोड़ी पहले की है, जब हमारा वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था उस समय की बात है कि उस समय धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र कौन से थे। तो धुरी का मतलब होता है, देखिए, जो लोग टारगेट पर हो, मतलब जो लोग टारगेट पर हो कि भाई इन्हीं को खत्म करना है, उन्हें कहा जाता है धुरी राष्ट्र, जो टारगेट पर हो कि इन्हीं को मारना है। अब वो कौन कौन थे? इटली था, जर्मन था, जापान था। ये 3 देश एक साथ थे, और बल्कि ये 5 देश, सोवियत संघ ये वाला, अमेरिका, चाइना, फ्रांस और हमारा ब्रिटेन, ये हमारे 5 देश एक तरफ थे और ये 3 देश एक तरफ थे। तो आपको साफ पता लग रहा है कौन जीतेगा, 5 वाले जीते होंगे। तो मित्र राष्ट्र यानी कि इन्होंने आपस में मित्र राष्ट्र की संधि कर रखी थी, उसके बाद इन्होंने इन तीनों को हराया। और अगर आपको थोड़ा सा पढ़ना हो कि उसके बाद क्या हालत हुई इन देशों की, तो आप लोग समझ सकते हैं। हिरोशिमा पर नागासाकी पर बम फेंक दिया गया था, इटली की सारी व्यवस्था खराब कर दी थी अमेरिका ने। तो बहुत बुरे प्रभाव पड़े द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दोनों देशों के ऊपर, जो कि धुरी राष्ट्र के देश थे, इनके ऊपर ज्यादा बुरे प्रभाव पड़े। और जो प्रभाव पड़े उसका सारा का सारा श्रेय जाता है अमेरिका को, क्योंकि ये सारे काम अमेरिका के नेतृत्व में हुए थे। किसी के ऊपर बम फेंकना और किसी की पूरी अर्थव्यवस्था को अपने कंट्रोल में कर लेना, ये सब अमेरिका के देन थी। उसके बाद इसी चीज को देख करके अब अमेरिका को लगने लगा कि भाई कहीं ना कहीं मेरी पावर जो है वो सब में ज्यादा, पूरे वर्ल्ड में सबसे पावरफुल मैं ही हूँ। इसीलिए अमेरिका ने वहीं से शुरू कर दिया कि मैं अब सुपर पावर बनूंगा, मैं एक वर्ल्ड पावर बनूंगा। तो वहीं से शुरू हो गई इसका वर्ल्ड पावर बनने की लड़ाई। पहले तो सब एक साथ ही थे, सोवियत संघ, अमेरिका, देख सकते हैं आप लोग, एक ही कैटेगरी में आ रहे हैं, मित्र राष्ट्र की कैटेगरी में आ रहे हैं। लेकिन जब अमेरिका को लगा कि मैं अपने ग्रुप में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में पावरफुल हूँ, तो फिर मुझे इनसे अलग होकर के एक अलग से कह सकते हैं कि अपना दिखाना चाहिए कि मैं अलग हूँ और मैं अकेले ही सबसे ज्यादा पावरफुल हूँ। तो तभी उसने अपने आप में अलग होकर एक बना लिया, जिसको हम अमेरिका का ये शक्ति मान सकते हैं। ये हमारा पूरा ये रहा। फिर उसने अपने अपने ग्रुप बनाए। इसके अपोजिट में फिर सोवियत संघ ने कहा कि मैं भी पीछे नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास भी बहुत बड़ा क्षेत्रफल है, मेरे पास भी बहुत बड़ी सेना है। फिर उसने अपना वारसा बनाया। ये पूरी कहानी है अगर आप समझेंगे धीरे धीरे तो। ठीक है, बाकी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सैन्य संगठन किसे कहते हैं, अमेरिका और सोवियत संघ ने सैन्य संगठन क्यों बनाए, कब बनाए, आपके सामने है। और बाकी आपको कुछ भी इसके बीच में कोई डाउट हो तो आप मुझसे प्लीज पूछ लीजिए, ताकि कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि जो सेकंड चैप्टर है वो बिल्कुल इसका अगला ही पार्ट है, उसके आगे कहानी सेकंड चैप्टर में आएगी जो आपके एग्जाम में आने वाली है। तो मैं इसलिए आपको यहाँ पर ये बता रहा हूँ बार बार कि इसको आपको बिल्कुल भी कह सकते हैं कि लाइटली नहीं लेना है, बिल्कुल ध्यान से समझना है। सोच रहे हो कि पेपर में नहीं आएगा छोड़ देते हैं, पेपर में भाई आएगा। वो ये सारा नहीं आएगा बट इससे रिलेटेड आएगा, क्योंकि वो सारा का सारा जो चैप्टर आपका सेकंड है वो इस पे बेसिस है इसका। वो नहीं पढ़ोगे, ये नहीं पढ़ोगे तो वो समझ में आने का नहीं है, मैं लिख के दे रहा हूँ। उसके बाद अगर हम देखते हैं जो हमारा अगला है वो ये है कि भाई गुट निरपेक्षता क्या होता है। देखिए, अभी हमने पढ़ लिया पूरा का पूरा वर्ल्ड 1945 के बाद 2 भागों में बढ़ गया था। कितने भागों में बढ़ गया था? 2 भागों में बढ़ गया, जिसका नाम मैंने बताया आपको, 2 ध्रुव कहते हैं जिसको हम लोग, वो एक तरफ अमेरिका, एक तरफ सोवियत संघ। तो उसके बाद पूरा का पूरा वर्ल्ड वहां बढ़ चुका था। लेकिन जो अब कुछ देश बचे, जैसे कि अभी हम बात करते हैं भारत की, या एक वर्ड में कहूंगा मैं विकासशील या फिर नव स्वतंत्र देश, जो उस समय आजाद हुए थे नए नए 47 के आसपास की बात है। तो उस समय जो देश थे वो, उनकी कंडीशन क्या थी, क्या वो भी तो वर्ल्ड लेवल पर सामने थे? उनका उस टाइम पे स्थिति या उस टाइम पे उनकी भूमिका क्या रही? 1947 के बाद जब आजाद हो गए तो उन्होंने वर्ल्ड लेवल पर कैसे काम किया, हमें वो इस क्वेश्चन में पढ़ना है। क्योंकि अभी हमने पीछे पढ़ा, तो पीछे हमने क्या पढ़ा कि हमने अमेरिका देखा, सोवियत संघ देखा, फ्रांस, ब्रिटेन, उनकी हमने देख ली स्थिति कि कहाँ पर कितनी स्थिति है। लेकिन अभी हमने ये भी देखना कि भारत जो था, या जो विकासशील देश थे अफ्रीका के या एशिया के, वो लोग उस समय कहाँ पर थे, वो क्या कर रहे थे उस समय, वो पढ़ना हमें इसके अंदर। तो उनसे रिलेटेड एक वर्ड आता है गुट निरपेक्षता। ये गुट निरपेक्षता बहुत ही बढ़िया पॉइंट है, आपको समझना पड़ेगा गुट निरपेक्षता क्या होता है। गुट निरपेक्षता का मतलब होता है
कि गुट से अलग रहना। मतलब कुछ देशों ने जो कि उस समय काफी ज्यादा पावरफुल थे, जैसे कि फ्रांस, ब्रिटेन, या कह सकते हो जो बड़े बड़े महाशक्तियों के जो गुट बने हुए थे, कहा कि अब हमें इन गुटों से दूर रहना है, इन गुटों से अलग रहना है। इसी को गुट निरपेक्षता का वर्ड कहा गया। एक प्रॉपर टर्म है, एक प्रॉपर वर्ड है गुट निरपेक्षता, जिसका मीनिंग है कि हमें दोनों देशों से दूर रहना है, दोनों महाशक्तियों से दूर रहना है, उनके खेमों में नहीं जाना, उनके सैन्य संगठनों में नहीं जाना, जो वार्सा है, नाटो है, सीटो है, सेंटो है, इनमें से किसी में शामिल नहीं होना। ये नीति गुट निरपेक्षता की नीति कहलाई थी। समझ में आ गया आप लोगों के? यानी कि जितने भी गुट आपके सामने हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, उन गुटों से दूर रहना है, अपने आप को अलग रखना है। अगर हम अलग रखेंगे तो हमारा काफी फायदा होगा, वो हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ते हैं गुट निरपेक्षता की जो इस नीति को किन किन देशों ने और किन किन लोगों ने माना और इसको आगे बढ़ाया, प्रोत्साहित किया। तो भारत सबसे नंबर 1 पे आता है। जवाहरलाल नेहरू उस टाइम भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि हाँ, हमें गुट निरपेक्षता की नीति का पालन करना चाहिए, क्योंकि अगर हम गुट निरपेक्षता का पालन नहीं करेंगे तो हम फिर से किसी ना किसी देश के, किसी ना किसी गुट के दोबारा से उपनिवेश बन सकते हैं। क्योंकि अभी हमारे पास उतना डेवलपमेंट कह लो या उस समय इतनी पावर नहीं थी जितनी के आज है। तो उस समय कहीं ना कहीं हम लोग किसी दोबारा दूसरी कंट्री के या तो तुम्हारा अमेरिका या फिर रूस या सोवियत संघ के गुलाम बन सकते थे, अगर हम दोनों में से किसी के शामिल हो जाते। ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट हमारा आता है इंडोनेशिया। ये भी इसके अंदर शामिल था गुट निरपेक्षता की नीति में। घाना के थे हमारे वामे नक्रुमा, इंडोनेशिया के सुकर्णो, और मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर, यूगोस्लाविया के थे जोसेफ ब्रास टीटो। ये सभी लोग अपने अपने देश के मुख्य बंदे थे, या आप कह सकते हैं राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री रह चुके होंगे। उन लोगों ने इस नीति को आगे बढ़ाया और कहा कि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे। भाई क्यों शामिल नहीं होंगे, इससे क्या फायदा होगा? तो वो फायदा ये होगा कि हम अगर दोनों गुटों से दूर रहेंगे तो हमें क्या होगा, हम नए देशों का सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि हम भी तो नव स्वतंत्र देश हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि किसी अगर एक बंदे पर बीत रही है ना, तो वो दर्द अगर दूसरे को हो रहा है तो वो समझ सकता है कि हाँ भाई, इस दर्द का कितना एहसास होता है। तो जो लोग गुट निरपेक्षता की नीति को पालन कर रहे थे, उसको मानते थे, उन्हें पता था कि अब जो नए देश आ रहे हैं उनके साथ किस तरह का व्यवहार हो सकता है अगर वो लोग किसी भी गुट में चले गए। क्योंकि आपको पता है कि अगर आप चले गए किसी गुट में तो आप फिर से किसी न किसी गुट के गुलाम बन जाओगे, उसके अंडर में आ जाओगे। तो वो चाहता था, गुट निरपेक्षता कहता है कि जितने भी नए देश आए हैं उनका सहयोग करना है, उनको अपने गुट में शामिल, उनको दोनों गुटों से दूर रखना है, और कहना है कि अगर आपको अपना विकास करना है तो किसी गुट का सहारा ना लीजिए, किसी पार्टी का सहारा ना लीजिए। 2 पार्टी आपको पता है, ध्यान रखना, जब भी मैं गुट का नाम बोलूँ ना, गुट, तो आपको अमेरिका और सोवियत संघ के अलावा और कुछ बात समझ में जानी चाहिए। उसके बाद हमारा नंबर 2 पे आता है इनका आर्थिक विकास की संकल्पना। तो गुट निरपेक्षता का उद्देश्य कह लीजिए या इसका फायदा ये भी कह सकते हैं कि गुट निरपेक्षता की वजह से ही एक हमारा आर्थिक विकास की संकल्पना देख सकते थे। अगर आप किसी बड़े देश के अंडर में रहते हो तो वो पहले अपना विकास देखेगा, बाद में आपका ध्यान रखेगा। बट अगर आप खुद अकेले हो, आप किसी के साथ नहीं हो, तो कह सकते हैं ना कि आपका नुकसान और फायदा आपके हाथ में है, किसी दूसरे के ऊपर आप डिपेंड नहीं कर सकते। इसीलिए अगर आप गुट निरपेक्ष हो, गुट निरपेक्ष आप दोनों गुटों से अलग हो, तो अपना आर्थिक विकास अपने हाथ में रख सकते हो, अपनी नीतियां खुद पालन चला सकते हो, उनको प्रोत्साहित कर सकते हो। तुम्हें दूसरों का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप लोगों को लग रहा हो कि गुट निरपेक्षता का कोई फायदा नहीं है, किसी न किसी गुट में शामिल हो जाना चाहिए था भारत को, तो अभी हम बाद में जब चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे ना, तो उसमें आपके सामने सारे आंसर निकल कर आएंगे। जिन देशों ने सोवियत संघ को अपना कह सकते हैं कि हेड माना, उसके साथ जुड़ गए, उनकी स्थिति कितनी बेकार रही, तकरीबन 70-80 साल तक उनकी स्थिति कितनी बेकार रही, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल आप लोगों को ये समझना है गुट निरपेक्षता एक बहुत बढ़िया नीति थी, जिससे कि हमारा आर्थिक विकास अपने हाथ में होता, किसी दूसरे देश के ऊपर हम लोग डिपेंड नहीं करते। ठीक है। दूसरी चीज, इससे क्या होता कि हम दोनों गुटों से दूर हैं, तो हम अंतरराष्ट्रीय लेवल पर अपना कोई भी बात कह सकते हैं, किसी से डर नहीं सकते हम लोग। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कहूँ आपसे कि आप अमेरिका के साइड चले जाते, तो जो भी अमेरिका बोलता आपको उस नीति का सहयोग करना पड़ता, और सोवियत संघ की चाहे बात सही हो
बट आपको उसका विरोध करना पड़ता, क्योंकि आप एक पार्टी के सपोर्ट में हो तो दूसरे का आपको विरोध करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप गुट निरपेक्षता की नीति अपनाते हो, दोनों गुटों से दूर रहते हो, तो आपके पास ये अधिकार है कि आप किसी की भी आलोचना कर सकते हो और किसी को प्रोत्साहित कर सकते हो, आपकी मर्जी। समझ में आ गया गुट निरपेक्षता का कितना अच्छा फायदा है यहाँ पर आपके सामने। तो गुट निरपेक्षता का उद्देश्य भी यही था कि हम अपने जितने भी देश इसके अंदर हमारे साथ हैं जुड़े हुए, खास करके सारे विकासशील या नव स्वतंत्र देश ही थे गुट निरपेक्षता में, तो वो चाहते थे कि हम अंतरराष्ट्रीय लेवल पर अपनी बात कह सकें। और आज देख सकते हैं हम लोग, भारत हर जगह पर अपनी बात कहता है। वर्ल्ड लेवल पर अभी जो हमारा G20 की मीटिंग है भारत में, तो वो कह सकते हैं कि भारत अपने हर मामलों में, वर्ल्ड लेवल के मामलों में अपना मत रखता है और अपनी बात कहता है लोगों से। जो बड़े बड़े देश है उनके साथ बैठता है, मीटिंग करता है। भारत ने कई तरह की मीटिंग अटेंड की, भले उनका सदस्य नहीं है। G8 के अंदर भारत की मीटिंग हुई थी अभी, और उसके साथ साथ बड़े बड़े जो हमारा आसियान है उसमें भी शामिल नहीं है भारत, लेकिन उसकी मीटिंग में भी जाता है। तो कहने का मतलब क्या, अगर मान लो ये किसी एक संगठन में होता पर्टिकुलर, या तो फ्रांस या तो अमेरिका वाले में होता या फिर वार्सा वाले में होता, तो उससे क्या होता है कि फिर वो दूसरे बंदे को उसको कह सकते हैं कि उसको वहां पर उसका विरोध करना ही पड़ता, उस पर ये प्रतिबंध होता। लेकिन यहाँ पर उसको किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है, वो अपना कुछ भी कह सकता है, जो कि उसको अपनी राय दे सकता है। तो गुट निरपेक्षता सबसे बड़ा फायदा यहीं पर था कि आप अंतरराष्ट्रीय लेवल पर किसी भी तरह का मत दे सकते हो। समझ में आ गया आप लोगों को गुट निरपेक्षता क्या होता है, इसके क्या फायदे हैं, कौन देश शामिल थे। ये एक हमारा छोटा सा क्वेश्चन पूछता है, छोटा सा तो नहीं, मगर ये 6 नंबर में क्वेश्चन बन सकता है आराम से कि गुट निरपेक्षता क्या है, इसके उद्देश्य और उसमें शामिल देशों के नाम बताएं। तो इसको आपको इस तरीके से तैयार करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा आता है शीत युद्ध के दायरे। दायरे समझते, दायरे का मतलब क्या होता है? दायरे का मतलब यहाँ पर है कि वो चीजें या वो स्थिति जहां पर शीत युद्ध खत्म हो जाता, मतलब लड़ाई हो जाती। शीत युद्ध का मतलब मैंने आपको पहले बताया कि सिर्फ और सिर्फ बातों से लड़ा गया युद्ध है। लेकिन अगर वहां पर किसी तरह की हिंसा हो जाती, वहां पर हमारे हथियारों का इस्तेमाल हो जाता, तो फिर शीत युद्ध खत्म, सीधा डायरेक्ट वॉर चालू हो जाता। ठीक है ना? लेकिन हुआ नहीं ऐसा। हमारी स्थिति तो बनी, लेकिन वहां पर युद्ध नहीं हुआ। सिर्फ और सिर्फ स्थिति बनी, लड़ने का मूड हुआ, पारा चढ़ गया, लेकिन फिर वापस उतर गया, लड़ाई नहीं हो पाई। इसी को हम शीत युद्ध के दायरे कहते हैं। आपको याद करना है, शीत युद्ध के दायरों से अभिप्राय है कि वो स्थान जहां पर युद्ध की स्थिति बनी, कि अब मतलब लग रहा था कि बस युद्ध होने वाला है, परंतु युद्ध नहीं हुआ, उसे हम शीत युद्ध के दायरे कहते हैं। बिल्कुल सिंपल फॉर्म में एकदम समझ में आ गया आप लोगों को। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था हमारा, शीत युद्ध के दायरे क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये कहाँ कहाँ पर ऐसा हुआ है, वो कौन कौन सी स्थान है। मैंने आपसे बोला ना, वो ऐसी जगह पर जहां पर भाई हमारा युद्ध होते होते बच गया, तो वो कौन से स्थान है। तो वो स्थान हमारे 4 बेसिकली मैंने उठाए हैं, वैसे तो बहुत सारे स्थान है, बट जो बहुत ज्यादा चर्चा में रहते हैं, प्रसिद्ध हैं इसके लिए, मैं उनको यहाँ पर बात करता हूँ बेसिकली। तो वो हमारा है क्यूबा। क्यूबा आप लोगों को पता भी होगा, क्यूबा के ऊपर एक अलग से क्वेश्चन आता है कि क्यूबा मिसाइल संकट क्या था, उसको हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। बट अभी हम यहाँ पढ़ रहे हैं क्यूबा एक सिंपल सी जगह है, छोटा सा द्वीप है, जहाँ पर कई बार लड़ाई की स्थिति बनी है। 1962 का ये हादसा था जब क्यूबा में लड़ाई होते होते बच गई, और उसको हम थर्ड वर्ल्ड वॉर भी कह देते, क्योंकि इतनी ज्यादा स्थिति बड़ी खराब हो गई थी। खैर उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, सस्पेंस में आपको यहाँ पर नहीं खत्म करता। नंबर 2 हमारा आता है बर्लिन, जर्मनी की राजधानी बर्लिन। यहाँ पर 1948 में दिक्कत हुई थी, यहाँ पर भी लगता था कि भाई लड़ाई होने वाली है, बट 1949 में भाई बच गया। फिर वो वहां पर कह सकते हैं कि युद्ध होते होते रह गया। उसके बाद कोरिया। कोरिया आप लोगों को पता ही है, 2 भागों में बटा पड़ा है, उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया। दोनों ही कोरिया अलग अलग देशों को सपोर्ट करते हैं। ऐसा बर्लिन के अंदर भी था। बर्लिन का जो पश्चिमी बर्लिन अलग था, दक्षिण जो हमारा पूर्वी बर्लिन अलग था। तो वो क्या करते थे, अलग अलग दोनों विचारधाराओं को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते थे। आधे लोग कह रहे हैं सोवियत संघ ठीक है, आधे लोग कह रहे हैं कि अमेरिका ठीक है। ये स्थिति एक देश की नहीं थी, बर्लिन के अंदर भी यही था, कांगो के अंदर भी यही था, कोरिया के अंदर भी यही था। मतलब काफी देशों में ऐसा था कि आधे लोग कहते थे कि अमेरिका ठीक है, और उसी देश के आधे लोग कह रहे हैं कि सोवियत संघ ठीक है। तो इन्हीं देशों के बीच में इतनी ज्यादा स्थिति खराब हो गई थी कि देशों को बंटवारा करना पड़ गया। एग्जाम्पल अगर आप देखें तो कोरिया को बंटवारा करना पड़ गया, वियतनाम का बंटवारा करना पड़ गया, बर्लिन का तो होते होते रह गया, बाद में तोड़ दी गई दीवार, लेकिन बच गए। हंगरी के साथ भी ऐसी कुछ हुआ,
1956 में यहाँ पर भी स्थिति बहुत खराब हो गई थी, लड़ाई की बिल्कुल संभावना बन चुकी थी, सब कुछ तैयार था, लेकिन बस कुछ भी करके लास्ट में वहां पर हमारा युद्ध नहीं हुआ। ऐसे स्थानों को हम शीत युद्ध के दायरे कहते हैं। सिंपल भाषा में वो जगह जहां पर युद्ध होते होते रह गया, शीत युद्ध का दायरा कहलाता है। समझ में आ गया आपके? बिल्कुल ठीक है एकदम। अब लास्ट क्वेश्चन आज का ये है कि महाशक्तियां छोटे देशों के साथ संबंध क्यों बनाती थी? तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो ये बड़े बड़े दो शक्तियां हमारे सामने थी, अमेरिका और सोवियत संघ, वो छोटे छोटे देशों को, जैसे कि इन्होंने क्या करा, नाटो के देशों को उठा लिया, इधर सोवियत संघ ने क्या करा, एस्टोनिया को, लिथुआनिया को, यूक्रेन को उठा लिया। ये इन देशों संबंध क्या बनाती थी, उनको इनसे क्या मतलब था, उनसे इनको क्या फायदा था, हमें वो पढ़ना है कि बड़े देशों को छोटे देशों के साथ क्या फायदा था। तो अगर हम देखें, सबसे पहला फायदा ये आता है कि यहाँ पर अपने सैनिक अड्डों को जमाने के लिए, सैनिक अड्डों के लिए जगह को, देखिए आप समझ सकते हैं जैसे कि हमारी पार्किंग होती है गाड़ी खड़े करने की, तो ऐसे ही बड़ी महाशक्तियों ने छोटे देशों को अपने सैनिकों की पार्किंग, ये कह लीजिए सैनिकों की छावनी के रूप में इस्तेमाल करा। वहां पर अपने सैनिकों के अड्डे लगवाए और देखा कि अगर जब भी मौका मिलता है तो हम अपने विपक्षी अमेरिका के ऊपर, या अमेरिका ने क्या करा, छोटे देशों को अपने अंडर में लिया, कहा कि सोवियत संघ के ऊपर अपने कभी जब भी मौका मिलेगा हम उसको उड़ा देंगे। छोटे देशों का सहारा लेकर के वहां पर चुपचाप अपने सैनिक बिठा दिए कि जैसे ही मौका मिलेगा हम उसको मार देंगे। नंबर 2, वहां पर जितने भी संसाधन निकलते हैं उन पर कब्जा करने के लिए, यानी कि जो भी संसाधन हमें देखने को मिलते हैं, छोटे मोटे संसाधन जो वहाँ के तेल हो गया या जो भी चीजें संसाधन के रूप में आपको पता खनिज मिलती है, तो उन सभी खनिज संसाधनों पर कब्जा करने के लिए भी बड़े देश छोटे देशों के ऊपर अपना कब्जा जमा लेते थे और उनको कहते थे कि आप हमारे साथ में रहिए, तो हम आपको थोड़ा सा सपोर्ट देंगे और आप बस हमें इसके बदले अपने थोड़ा सा जो हम मांग रहे हैं, आप सैनिकों के लिए जगह मांग रहे हैं, थोड़ा संसाधन मांग रहे हैं, वो देते रहिए हमें, बाकी हमारा थोड़ा सा आर्थिक मदद भी कर दीजिए। अगर आपके पास अच्छी कहा से आपके पास पैसा कमा रहा है तो थोड़ा सा हमें भी उसका इन्वेस्टमेंट, या कह सकते थोड़ा सा हमें उसका पार्ट दे दीजिए, हम भी थोड़ा सा इन्वेस्ट कर दीजिए ताकि हम आपको बाद में उसकी सहायता मिल जाए आपको उससे। तो ये 3 तरीकों से बड़े बड़े देश छोटे देशों के साथ संबंध बनाते थे, उनको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते थे। ये 3 चीजें, जो 3 फायदे आपको सामने दिख रहे होंगे, ये 3 चीजें, इनको आपको ध्यान समझना है। उसके बाद छोटी सी बात और मैं आपको समझा दूं, थोड़ा दिमाग में आ गया कि भाई जो बड़े देश थे, महाशक्तियां थी, छोटे देशों को साथ में ले लेती थी, तो छोटे देश क्यों आ जाते थे एकदम साथ में? ये बात भी सोचने वाली बात है भाई। उस टाइम पे तो किसी पे वो थोड़ी था कि आपको भाई आना ही आना है, बट आ जाते थे क्योंकि ऐसा होता था कि आपको पता है कि अमेरिका मुझे मार देगा, तो मैं सोवियत संघ के साथ चला जाता हूँ। दुश्मनी मेरी अमेरिका से है तो मैं सोवियत संघ के साथ चला जाता हूँ, क्योंकि भाई दोनों ही पक्ष ताकतवर हैं। तो मैं चाहता था कि मुझे एक से अगर बचना है तो दूसरे का हाथ पकड़ना पड़ेगा। क्यों पकड़ना पड़ रहा है? क्योंकि मुझे दूसरे से डर लगता है, दूसरा प्रकोप है, इसीलिए मैं दूसरे के पास जा रहा हूँ। ठीक है, तो इसीलिए एक महाशक्ति से बचने के लिए छोटे देश दूसरी महाशक्ति का हाथ पकड़ते थे, उसके प्रकोप से, उसके प्रभाव से बचने के लिए। तो ये हमारा आज का यहाँ पर ही खत्म होता है। और जितने भी आपको यहाँ पर हमने बताया है, जो भी मैंने जो आज के जो क्वेश्चंस थे, इनको आपको ध्यान से समझना है। फिर कह रहा हूँ क्योंकि एग्जाम के अंदर ही जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना, ये बहुत ही ज्यादा डीपली, या कह सकते हैं कि बहुत ही अंदर से पूछ लेता है। तो इन चीजों को बहुत ध्यान समझना, वो चीज मिस नहीं करनी। बाकी मैं आपको 1 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, 5 नंबर, 6 नंबर वाले हर तरह क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराऊंगा। बस आपसे ये है कि आप लगातार वीडियोस को देखते रहिए और इसको जितना हो सके आप अपने दोस्तों में, स्कूल के अंदर, ग्रुप में, मतलब हर जगह इसको शेयर कीजिए, जिससे कि किसी को भी ऐसा ना लगे कि भाई कुछ ना कुछ हमारा पीछे छूट गया। तो उसी तरह से मैं आपके लिए यहाँ पर तैयार करता रहूंगा। अगली वीडियो के लिए आप जुड़े रहें और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लें। और आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।